कैसे हैं? आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कॉलम्स एंड स्टर्स के बारे में। तो कॉलम्स सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज हम क्या जानेंगे कि कॉलम्स क्या है। कॉलम्स का नाम आप बहुत बार सुने होंगे, खास करके जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कॉलम कॉलम कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम पिलर जो होता है, पिलर की तरह का जो शेप होता है उसे ही आप क्या बोलते हो? कॉलम बोलते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? अगर हम एक वर्ड में इसको बोलें कि कॉलम क्या है, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? वर्टिकल स्ट्रक्चर है। अगर एक वन वर्ड में, सिंगल वर्ड में अगर हमको देना है तो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर हो गया है। और इसको क्या बोलते हैं? यही क्या है? पिलर है। ठीक है, पिलर है। अब बात आती है इस चैप्टर में, जब हम कॉलम्स एंड स्टड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कॉलम्स को डिफाइन कैसे करें। ये तो समझ में आ गया कि कॉलम क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे ही बोलते हैं। लेकिन कॉलम को डिफाइन कैसे कीजिएगा आप? देखिए, कॉलम को डिफाइन करते हैं। कॉलम इज डिफाइन एज द member of vertical structure, member of vertical structure which is subjected to axial compressive load। समझिएगा बात को, क्या मैं लिखा हूं। धीरे धीरे हम इसमें पढ़ना क्या है उस पे आएंगे। अभी आप सिंपल सा जो हम टॉपिक्स लिखे हैं उसको आप समझिए। इसके बाद क्या हम इसमें पढ़ेंगे, मेरा उद्देश्य क्या होगा, वो उस बात पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए कि टॉपिक क्या कहता है। ठीक है, तो हमने लिखा कॉलम इज डिफाइंड एज मेंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। क्या करता है कॉलम? एक्सियल। आप समझिए, आपके घर में, आपके मकान में पिलर होता है, वो क्या करता है, उसका क्या काम है, किस तरह का लोड उस पर पड़ता है, कब वह टूट जाता है, ठीक है, कब वह टेढ़ा हो जाता है, कब उसमें बेंडिंग आ जाता है, इस सबको देखते हैं अभी। देखिए, तो इस चीज को हम फिगर द्वारा डिनोट कर रहे हैं कि फिगर में आप उसको कैसे समझिएगा। एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। देखिए, पिलर क्या हो सकता है? पिलर हो सकता है सर्कुलर हो, इस तरह का पिलर हो सकता है। ठीक है, क्या हो रहा होगा अगर ये पिलर है, यही कॉलम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए डिफिनेशन के अनुसार कैसा स्ट्रक्चर है, ये वर्टिकल है या वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है तो देखिए, अब ये वर्टिकल है तो इसका क्या होगा? ये एक्सिस होगा, यही एक्सिस होगा। अब एक्सिस के एलोंग अगर क्या बोल रहा है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड होना चाहिए, यानी कि लोड कंप्रेस करता हो, इसको क्या कर रहा होगा? कंप्रेस, इस तरह से लोड लग रहा होगा। यहाँ लोड लग रहा होगा, इस पिलर पे लोड लग रहा होगा। तो क्या होगा? देखिए, या पिलर इस तरह का हो सकता है या फिर पिलर ऐसा हो सकता है। समझना है बात को, पिलर इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी पिलर हो सकता है। आप इधर से लोड डालिएगा इस पे, फिर इधर से लोड डालिएगा। ठीक है, इस तरह से पिलर हो सकता है। अब देखिए, यहीं पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। इसका क्या होगा? इसका कुछ डायमीटर होगा,
इस पिलर का कुछ डायमीटर होगा, अगर हम ये मान लें कि ये पिलर इस तरह का है, समझना है बात को कि अगर ये पिलर, हम इसी पिलर को, यही सब जो पिलर है हम सिर्फ इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखा देते हैं, तो ये क्या होगा, एक इंड होगा, ये दूसरा इंड होगा। अगर पिलर है कहीं पे तो उसका इंड क्या होगा, दो ही इंड हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि इंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलम के लिए, इंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसी बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब अगर आप इधर से ये जो इंड है, ऐसे मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा इंड है, इधर से ये इंड है, इस पे क्या लग रहा था, लोड लग रहा था। समझना है बात को, यहाँ पे ध्यान देना, पूरा कॉन्सेप्ट इसी जगह है, ये लोड लग रहा था। चलिए हम P मान लेते हैं कि P क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ये A पॉइंट पे, और यही पिलर है, हम इस तरह से दिखाए हुए हैं ताकि आपको फील आ सके कि बकलिंग, बेंडिंग किस तरह से होगा। इसको हम बेंड करके दिखाते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन ये अगर पतला सा पिलर है, अगर आप इस पे दोनों तरफ से लोड दीजिएगा तो क्या होगा, इस तरह से ये बकल हो जाएगा, इस तरह से ये बकल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, यानी इधर चलाएगा, इसको इसे डिनोट कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया है इसका, ये समझिए। तो ये बेंडिंग हो गया, ये क्या हो गया है, बेंडिंग हो गया है। इसी बेंडिंग को, इस तरह का जो बेंडिंग होता है, इसी का नाम होता है बकलिंग। क्या नाम होता है, बकलिंग नाम होता है, इसको हम बकलिंग कहते हैं। अब जिसके कारण से, जिस लोड के कारण से ये होता है, जिस जगह से ये होना स्टार्ट हो जाता है, बकलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसी लोड को बकलिंग लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बकलिंग लोड कहते हैं। आगे डिफाइन भी करेंगे व्हाट इज बकलिंग। अगर आपसे कोई पूछे तो उसे आप इस तरह से समझा सकते हैं कि बकलिंग क्या होता है और बकलिंग लोड क्या होता है। आप इस तरह से बता सकते हैं कि जिस लोड पे बकलिंग होना स्टार्ट हो जाता है उसी को आप क्या बोलते हो, बकलिंग लोड बोलते हो। बकलिंग लोड बोलिए, या आप इसको क्रिटिकल लोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात कि इसके कारण से बकलिंग लोड के कारण से एक स्ट्रेस होगा, बकलिंग लोड के कारण से एक स्ट्रेस होगा, और इसी स्ट्रेस को हम बोलेंगे बकलिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, बकलिंग स्ट्रेस। तो हमें इस चैप्टर में एक्चुअल में बकलिंग के बारे में पढ़ना है कि बकल किस तरह से होगा। अब और बातें आ जाती है कि ये जो आपका इंड है, ये जो इंड है वह किस तरह का होगा। ये जो इंड है, ये इंड हुआ, और ये इंड किस किस तरह का हो सकता है। देखिए समझिएगा बात को, बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अगर ये बकलिंग है तो बकलिंग में जो इंड है वह इंड किस किस तरह का हो सकता है, किस किस तरह का इंड हो सकता है। देखिए इंड ऑफ कॉलम, इंड ऑफ कॉलम, इंड ऑफ कॉलम, इसके जो इंड्स हैं जहां पे कि आप लोड डाल रहे हैं वह इंड क्या हो सकता है। अब एक बात तो क्लियर है कि इंड जो है, दोनों इंड को हम फ्री नहीं कर सकते हैं। समझिएगा बात को कि अब हवा में तो पिलर नहीं ना रख सकते हैं, दोनों इंड को फ्री नहीं कर सकते। यानी कि मैं अगर चाहूं इसको कि इस जगह हवा में यह रह जाए, अगर यही मान के चलिए एक पिलर है, वर्टिकल पिलर है, और इसको हम इस तरह हवा में रखना चाहें तो इसको रखना पॉसिबल नहीं है, ये अपने वेट के कारण से हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। तो
इसका मतलब हो गया कि एक इंड तो हमेशा इसका कहीं ना कहीं ज्वाइंट होना चाहिए, दूसरा इंड आप भले फ्री कर सकते हैं। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस चैप्टर का फील आप यहीं से ले सकते हो, यहीं आप समझ जाओगे कि ये चैप्टर में हमें करना क्या है, आगे दिक्कत नहीं होगा यहाँ। अगर आप ये स्टार्टिंग की सारी बातें समझ जाते हैं तो इंड इंड किस किस तरह का होता है, इंड ऑफ कॉलम तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, इंड कॉलम क्या हो सकता है, दोनों इंड हिंज हो सकता है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स याद कीजिए, हम वहां पे ज्वाइंट के बारे में आपको बताए थे, या आप कहीं और भी पढ़े होंगे तो आपको ज्वाइंट के बारे में पता होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज्वाइंट किस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंड जो है कैसा हो सकता है, हिंज हो सकता है। बोथ इंड्स आर हिंज, कैसा हो सकता है, हिंज हो सकता है। ठीक है, दोनों इंड हिंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक इंड फिक्स कर सकते हैं, एक इंड को फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको हिंज और फिक्स में अंतर समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये हिंज है और दूसरा क्या है, फिक्स है। तो ये फिक्स कर देते हैं, दूसरे को फ्री कर देते हैं। वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज, हिंज कर देते हैं, हिंज कर दिए। चलिए और देखिए क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और हम दोनों इंड को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बोथ इंड्स आर फिक्स्ड, दोनों को फिक्स कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दोनों को, इसको और इसको फिक्स कर दिए। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, एक को फिक्स कर दिए, दूसरे को फ्री कर दिए। वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, अदर को फ्री कर दिए। एक इंड को हम क्या किए, फिक्स कर दिए और दूसरे को फ्री कर दिए। तो इस प्रकार से इंड जो है हम रख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के अंदर में ये इस तरह का हम रख सकते हैं। ठीक है, इस ये इंड को आप याद रखेंगे कि ये इंड इस तरह का होता है, क्योंकि जब आप आगे यूलर्स थ्योरी पढ़िएगा, यूलर्स फार्मूला पढ़िएगा, रैंकाइन फार्मूला पढ़िएगा, उस समय इसकी जरूरत होगी। तो हम अब जानेंगे कि ये जो है इसमें स्ट्रेस किस तरह से क्रिएट होगा, बकलिंग क्या हो गया, बकलिंग लोड क्या होता है, मैं आपको इस फिगर में समझा चुका हूँ, आगे इसको डिफाइन करता है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अब दूसरा पार्ट इसका समझते हैं, स्ट्रट्स क्या होता है, स्ट्रट्स किसको कहते हैं। ठीक है, क्या यह कॉलम ही होता है या थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये थोड़ा अलग होता है। इसका डेफिनेशन देखिए लिखा है, इट इज डिफाइंड एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नॉट वर्टिकल, वर्टिकल नहीं होता है। कॉलम क्या होता था, वर्टिकल होता है, और ये वर्टिकल नहीं होता है। वर्टिकल को छोड़ करके कोई दूसरा से हो सकता है, वर्टिकल एंड हैविंग हिंज और पिन ज्वाइंट इंड्स। और क्या होता है, पिन ज्वाइंट और या हिंज ज्वाइंट होता है इसके साथ। इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसमें भी क्या होगा, कंप्रेसिव लोड ही दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मशीन्स में जो यूज होता है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड और पुश रॉड। ये शायद आपको अभी नहीं पता होगा, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आता जाएगा आप आईसी इंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, और उसके बारे में ये जो कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन रॉड है, पुश रॉड है, ये सब के बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा। तो अभी घबराना नहीं है कि ये आपके सामने क्या आ गया, आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये सब के बारे में अच्छे से जानने लगेंगे बाद में। तो अभी जो चीज़ हमें मेनली सीखना है वो चीज़ सीखते हैं।
इसके बारे में, ये जो एग्जाम्पल लिखा है इसके बारे में डिटेल से आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको स्ट्रेस समझ में आया होगा क्या होता है। ये कॉलम से थोड़ा सा डिफर इस मायने में है कि कॉलम वर्टिकल होता था और ये आपको वर्टिकल छोड़ करके कैसा भी हो सकता है। ये मशीन छोटे छोटे मशीन पार्ट्स में प्राय होता है। अब इन जनरल जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जो सिलेबस आएगा उसमें जनरली हम यही बोलते हैं कि कॉलम और स्ट्रट्स को साथ में ही एज ए कॉलम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कि कॉलम कितने तरह का होता है, उस पर कैसा स्ट्रेस क्रिएट होता है, कैसे उसको बकल किया जाता है, रैंकाइन थ्योरी क्या होगा, यूलर्स थ्योरी क्या होगा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एज ए कॉलम ही उसको पढ़ते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब आती है, आगे बढ़ते हैं इससे, कि जो ये कॉलम्स होता है, कॉलम्स पे क्या किए, लोड डाला। मैंने क्या किया था, लोड ऊपर से डाला था। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे क्या कि जो कॉलम होता है, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर था, वह फेल कब हो जाता है, कब वह टूट जाता है, कब वह ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज रीजन ऑफ फेलर ऑफ कॉलम के फेल होने का कारण क्या है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रीजन ऑफ फेलर ऑफ कॉलम, तो क्या आप बताइएगा। आप बताइएगा जो उसमें लोड लगा जिसके वजह से क्या हुआ, कॉलम में स्ट्रेस क्रिएट हुआ। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से कॉलम क्या फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसका टूट गया कॉलम। ठीक है, तो ये कितने तरह का होगा, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेस के कारण से। तो किस किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है, बहुत तरह का स्ट्रेस पढ़े हैं हम लोग। तो आइए इसको लिखते हैं। पहला चीज क्या हो गया, द कॉलम विल बी फेल ड्यू टू दीज स्ट्रेस। ये जो नीचे हम स्ट्रेस अभी लिखेंगे उसी के कारण से क्या होगा, उसी के कारण से कॉलम फेल कर जाएगा, टूट जाएगा। पहला डायरेक्ट स्ट्रेस, पहला क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये डायरेक्ट स्ट्रेस कैसा होगा, नेचर का कंप्रेसिव होगा। कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। कैसे नेचर का होगा ये आपको कंप्रेसिव नेचर का होगा। दूसरा क्या बोला मैं कि ये बकल हो जाता है, कॉलम क्या होता है, बकल हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो उसके कारण से, यानी कि उसको लिखते हैं बकलिंग स्ट्रेस। दूसरा क्या हो गया, बकलिंग स्ट्रेस जो उस पे लग रहा होगा उसके कारण से भी फेल हो सकता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो डायरेक्ट लग रहा है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है और ये बकलिंग दोनों साथ में आ जाएगा, बोथ स्ट्रेसेस। ये जो दोनों स्ट्रेस है इसके कारण से हो सकता है और इसी को हम कहते हैं कंबाइंड स्ट्रेसेस। इसी को क्या कहेंगे, कंबाइंड स्ट्रेसेस भी कहेंगे। तो ये रीजन हो गया कि फेलर होने का, कॉलम जो है क्यों फेल हो जाएगा। ओके, और आगे समझिए, आगे आप ये समझिए कि जो ये फेल होता है वो अब फेल, ये बकलिंग वगैरह जो वर्ड आया है इस सबको कैसे डिफाइन करते हैं ये सब अब देखते हैं। पहले से अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए,
फिर आगे बढ़ते हैं। बकलिंग क्या होता है? जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बकलिंग किसको कहते हैं। अगर इस तरह का अगर आपके पास कोई कॉलम था, ए बी कोई कॉलम था, और ये लोड पड़ने के कारण से ये बकल होकर के इस तरह से हो गया हो, इस तरह से हो गया हो, तो इसी को आप क्या कहते हो? बकलिंग कहते हो। इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है। हम इसका साइन भी लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेंगे वो आगे लेंगे। पहले आप बकलिंग को अभी आप फिलहाल समझिए कि ये यहाँ से आप क्या देंगे? पी लोड दीजिएगा। क्या दीजिएगा? पी लोड दे दिए दोनों साइड से। आपको पहले ही पता है इस पे जो लोड आएगा, ये लोड कैसे होगा? ये लोड कंप्रेसिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है। अब ये जो कंप्रेसिव नेचर का है, ये भी कैसे नेचर का होगा? कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो इसके कारण से क्या हो गया है? ये अपने एक्सिस से हट गया है। अपने ये जो एक्सिस था, इस एक्सिस से हट गया है, अलग हो गया है, तो ये बगल हो गया। ऐसे समझिए कि ये बगल हो गया, इस एक्सिस से ये बगल हो गया है, यानी कि बकलिंग हो गया है। क्या हो गया है? इसी को हम बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग। तो बकलिंग है क्या? कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो लिखिएगा बकलिंग इज अ बाइंडिंग। बकलिंग क्या है? बकलिंग इज अ बाइंडिंग फिनोमिना। फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग ऐसे लिख देते हैं। बकलिंग इज अ फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग from its axis from its axis। अब देखिए, अब ये अपने एक्सिस से क्या हो गया? बेंड हो गया है। तो बेंड, ये जो बकलिंग है मतलब क्या? बेंडिंग ही है। क्या है? बेंडिंग है। और ये ई जो है, ये जो ई दिखाए हैं, ये सेंटर पे अगर हो, अगर ये सेंटर पे है, इसके बीच में अगर है, वो कोई जरूरी नहीं है दिखाना, ई अगर है, तो जो ये ई होगा, इस ई को बोलते हैं मैक्सिमम बेंडिंग। मैक्सिमम बेंडिंग फ्रॉम इट्स एक्सिस एट कहाँ पे? एट सेंटर। एट सेंटर मैक्सिमम बेंडिंग है ई, इसे सेंटर पे। ये जो लोड अब लगाए हैं, ये जो कंप्रेसिव लोड लगा है, इसी लोड को, इस लोड के कारण से जैसे ही स्टार्ट्स होगा, क्या स्टार्ट्स होगा? बकलिंग स्टार्ट्स होगा। तो इस लोड को ही क्या बोलेंगे? इसी लोड को हम बोलेंगे बकलिंग लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बकलिंग लोड बोलेंगे। ठीक है। और तो बकलिंग लोड होगा। इसी बकलिंग के कारण से, लोड के कारण से एक स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस को बोलेंगे बकलिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। पीछे भी आपको ये चीज मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप डिफाइन आप इसको कीजिएगा। कैसे डिफाइन किए बकलिंग को? बकलिंग इज अ फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग फ्रॉम इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस से बगल हो जाना, साइड हट जाना थोड़ा, क्या है? बकलिंग है। अब ये इसको डिफाइन कीजिए बकलिंग लोड को। बकलिंग लोड को कैसे डिफाइन आप करोगे? फिगर से आप समझ ही गए हैं। अब लिखिएगा बकलिंग लोड। ठीक है। बकलिंग लोड, और इसी को कहते हैं क्रिटिकल लोड। ठीक है। क्रिटिकल लोड। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को और कहते हैं क्रिपलिंग। क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं। ये सारा अलग अलग नाम है इसका। ठीक है।
बकलिंग लोड बोलिए, क्रिटिकल लोड बोलिए, क्रीपिंग लोड बोलिए, ये अलग अलग लोड है। तो क्या ये लोड क्या है बताइए, ये लोड क्या है, बकलिंग लोड क्या है, क्या लिखिएगा, इट इज अ लोड, इट इज अ लोड at which column starts buckling, at which it is a load at which column starts buckling, ये बकलिंग लोड क्या है, तो वह लोड है जिसपे कोलम क्या करता है, बकलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बकलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिए ये जो लोड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ठीक है, ये वीवीआई पॉइंट है आपका। ये जो बकलिंग लोड है, आप क्या होगा कि आप बढ़ाते जाओगे, बकलिंग लोड क्या होगा कि आप अगर कॉलम ये है, अगर मैं इस पे एकाएक, एक तो बकल होगा, एक लोड ऐसा होगा जिसपे ये थोड़ा सा क्या होगा, मुड़ जाएगा, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है, तो वो क्रैशिंग लोड होगा, वह क्या होगा, क्रैशिंग लोड होगा। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे लिख रहा हूं कि जो ये बकलिंग लोड होता है, ये जो बकलिंग लोड है, बकलिंग लोड इज लेसर देन क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड से क्या होगा, कम होगा, बकल होगा वो क्रशिंग लोड से कम होगा, कब होगा ऐसा, इन द केस ऑफ लॉन्ग कॉलम, ये कब होगा, जब लॉन्ग कॉलम रहेगा, तो बकलिंग जो होगा लोड वह कम होगा क्रशिंग लोड से। लेकिन अगर कॉलम शॉर्ट हो जाए तब उल्टा हो जाता है, तब लिखिएगा आप बकलिंग लोड इज ग्रेटर देन क्रशिंग लोड in the case of short column, in the case of short column, शॉर्ट कॉलम के केस में बकलिंग लोड ज्यादा होता है और क्रशिंग लोड कम होता है। जो कॉलम छोटा होता है वो क्रैश हो जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। बहुत ऐसे कॉलम्स होंगे जो छोटा होगा, जैसे इसी को अगर हम चाहें, ये छोटा सा मार्कर है, इसको हम बकल करना चाहें तो उससे पहले क्या होगा, बकल नहीं हो करके ये टूट जाएगा। लेकिन मान के चलिए बड़ा सा कोई पिलर है और पतला सा है, अगर हम उससे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो बकल होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल सोच करके देखिए इस बात को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अब कब कॉलम छोटा होगा कब बड़ा होगा, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम आया, इसका मतलब है कि कॉलम का टाइप होता होगा। क्या यहाँ से क्या हमको मिल रहा है कि कॉलम का टाइप होता होगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम क्या होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम, क्योंकि हमने अभी देखा कि लॉन्ग कॉलम आया और शॉर्ट कॉलम आया, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉलम होता होगा। वो कितने तरह का होता है वो देखिए। टाइप्स ऑफ कॉलम में सबसे पहले लिख रहे हैं शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। दूसरा होता है मीडियम कॉलम और तीसरा होता है लॉन्ग कॉलम।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कई सारा, ठीक है, इसलिए ध्यान से आप देखिए यहीं पे मैं अब शॉर्ट कॉलम क्या होगा, किसे कहेंगे आपकी कॉलम शॉर्ट है। तो एक टर्म्स आता है स्लेंडरनेस रेशियो आता है, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पता है लेकिन आगे आपको पता हो जाएगा कि क्या होता है। जब हम यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, यूलर्स फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता हो जाएगा। अभी आप फिलहाल ये वैल्यू आप याद रखिए कि जो शॉर्ट कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम वह कॉलम होता है जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो, इसको एस से डिनोट कर रहे हैं, जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा उसका वैल्यू जो है वह लेस देन 30 होता है। कितना होता है? लेस देन 30 होता है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। और ये जो शॉर्ट स्टैंड ये जो होता है ये अभी आपको नहीं पता है लेकिन आपको आगे पता हो जाएगा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। ये इफेक्टिव लेंथ और इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, उससे एक रिलेशन आता है, उसी का ये रेशियो होता है। आगे आप देखेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि हमें ये वैल्यू इतना से कम होना चाहिए। क्या होता है आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। मीडियम कॉलम क्या होता है? मीडियम कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें ये एस का वैल्यू 100 से कम और 30 से ज़्यादा होता है। इस दोनों के बीच में आनी वैल्यू होता है। वैल्यू क्या होता है? ये जो रेशियो है इसका वैल्यू कितना से कम होगा? 100 से कम, 30 से ज़्यादा। और लॉन्ग कॉलम उस कॉलम को बोलेंगे जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो जो है स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 से अगर ये ज़्यादा हो जाता है तब आप उसको लॉन्ग कॉलम बोलिएगा, ओके। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो शॉर्ट कॉलम है और लॉन्ग कॉलम है, ये इस वाले कॉलम में ये जो लॉन्ग कॉलम होता है इसी कॉलम के लिए लॉन्ग कॉलम के इसको ये जो लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम के केस में हम यूलर्स फार्मूला पढ़ते हैं। लॉन्ग कॉलम के केस में क्या पढ़ते हैं? यूलर्स फार्मूला। और उसका वैल्यू जो होता है वह PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मीन बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वैल्यू होता है। आगे हम लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्या पढ़ना है? यूलर्स फार्मूला पढ़ना है। और ये शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम के लिए रैंकाइन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रैंकाइन्स फार्मूला। ये दोनों के लिए क्या पढ़ना है? रैंकाइन फार्मूला। और ये रैंकाइन फार्मूला जो है ये क्या कहता है? ये रैंकाइन फार्मूला आपको बताता है, ये जो वैल्यू है रैंकाइन फार्मूला क्या होता है हम आगे देख लेंगे कि क्या होता है। आप अभी इतना याद रखिए कि शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम के लिए रैंकाइन फार्मूला यूज करते हैं और लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम यूलर्स फार्मूला पढ़ेंगे, रैंकाइन फार्मूला पढ़ेंगे और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको मिल गया होगा। आगे जो भी डेरिवेशन है, जो भी फार्मूला है वो हम लोग डेराइव कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।